हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020 साहित्य में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2020 के लिए विजेता लुईस ग्लूक हैं। उन्हें उनकी अनूप काव्य वाणी के लिए सम्मानित किया गया है, जो सुंदरता के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। लुईस ग्लूक एक अमेरिकी कवि और येल विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। इससे पहले उन्हें पुलित्जर पुरस्कार, बोलिंगन पुरस्कार, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार और राष्ट्रीय मानविकी पदक जैसे प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियाँ फेथफुल और सदाचारी रातें हैं, द वाइल्ड आयरिस, वीटा नोवा और द सेवन एजेस आदि हैं। 2020 के भौतिकी, रसायन और चिकित्सा में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। साहित्य में 2018 के नोबेल पुरस्कार को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि एक एकेडमी सदस्य के पति को बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। 2019 में ओल्गा टोकारियोक और पीटर हैंडके को क्रमशः 2018 और 2019 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 7 अक्टूबर। द्वितीय विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने भारतीय कपास के लिए कस्तूरी कॉटन का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया। कस्तूरी कॉटन ब्रांड सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, विशिष्टता और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करेगा। आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक और कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत हर साल दुनिया के कपास का लगभग 23% और विश्व के कुल जैविक कपास उपज के लगभग 51% का उत्पादन करता है। एपीडा के माध्यम से चरणों में जैविक कपास के लिए प्रमाणन प्रणाली शुरू की जाएगी। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक मोबाइल ऐप कॉट एली विकसित किया गया है, जो मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति और कपास की सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के बारे में नवीन समाचार प्रदान करता है। कपास के उपयोग और अनुप्रयोग में उभरते परिदृश्यों पर विचारों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए न्यू लुक कॉटन की थीम पर टेक्सप्रेसिल एवं CITI द्वारा आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से मानसिक स्वास्थ्य कोविड-19 से परे पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। सम्मेलन का आयोजन MOU के तहत किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों और सरकारी कर्मचारियों के विभाग और ऑस्ट्रेलिया के बीच विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए नवंबर 2019 में हस्ताक्षरित किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत और ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान के निदेशक प्रो क्रेग जेफरी ने किया। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास से संबंधित विभिन्न मुद्दों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी में पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने फ्रंटलाइन गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करी। बहुसांस्कृतिक मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना, घर से काम करना, भारत में आत्महत्या और संबंध मीडिया रिपोर्टिंग, भारत और ऑस्ट्रेलिया में मानसिक स्वास्थ्य
और मानव अधिकार आदि पर चर्चाएं की गईं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना इस वर्ष अपनी 28वीं वर्षगांठ मना रही है। भारतीय वायुसेना IAF दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना अड्डे में वायुसेना दिवस परेड समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विमानों का शानदार प्रदर्शन रहा। प्रसिद्ध आकाशगंगा दल के जाबाज जवानों ने ध्वज के साथ वायुसेना के विमानों से करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में तेजस LCA, मिग 29 और 21, सुखोई 30 और राफेल के साथ साथ हेलीकॉप्टर जैसे कि Mi-17V5, चिनूक, रुद्र और C-17 ग्लोब मास्टर आदि जैसे परिवहन विमान शामिल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस शहर के वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कोलकाता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा करके कोलकाता वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 8,575 करोड़ रुपये और पूरा होने की लक्ष्य तिथि दिसंबर 2021 है। इस परियोजना के कुल रूट की लंबाई 16.6 किलोमीटर है, जिसमें 12 स्टेशन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से किसने एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय खेल प्राधिकरण। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से एक वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने के लिए कहा है। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच MOU को मंजूरी दी गई। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच एक समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ प्रजातियों के DNA बारकोडिंग के लिए एक साथ आए हैं। DNA बारकोडिंग एक प्रजाति के DNA के छोटे कण को अनुक्रमित करके और एक संदर्भ डेटाबेस के लिए व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना करने के एक प्रजाति पहचान विधि है। MOU से JSI बायोसान और प्लानिटरी बायोडाइवर्सिटी मिशन जैसे वैश्विक स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान ने हरियाणा के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, इसका आंसर है दंगल गर्ल बबीता फोगाट। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के उप खेल निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार ने खेल उपनिदेशक पद पर नियुक्त किया था, जिस पर कई पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने के कारण किसी खिलाड़ी को खेल से जुड़े पदों पर नियुक्ति देना गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो वर्तमान प्रणाली को अपग्रेड करने में मदद करेगा और मारक क्षमता को भी बढ़ाएगा। यह प्रक्षेपण एवं प्रदर्शन पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुकेश अंबानी लगातार 13वीं बार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप पर हैं। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी ने लगातार 13वीं बार 2020 में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। गौतम अडानी और शिव नाडार 2020 फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 2020 में भारत के शीर्ष 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में 50 भारतीयों ने कोविड-19 महामारी और संकट के बावजूद प्राप्त किया है। 2019 में भारत के शीर्ष 100 सबसे अमीर की सामूहिक संपत्ति 14% बढ़कर $517.5 बिलियन हो गई है। मुकेश अंबानी ने अपनी कुल संपत्ति में $37.3 बिलियन जोड़े और उनकी नेट वर्थ बढ़कर $88.7 बिलियन हो गई है। उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के लिए निवेशकों से $20 बिलियन से अधिक का संग्रह किया। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 2020 फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष 10 भारतीय सबसे अमीर लोगों में प्रवेश किया है। वह सूची में 6वें सबसे अमीर भारतीय हैं। कुल 9 भारतीयों ने नई सूची में प्रवेश किया है। सूची में नए प्रवेशकों में कुछ संजीव बिच्चंदानी, नितिन और निखिल कामत, विनोद सराफ, अरुण भारतराम और चंद्रकांत और राजेंद्र गोगरी हैं। प्रतिशत के लिहाज से बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाली थी। आरजी चंद्रमोगन को 2020 फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में 100वें स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम राजेश्वर राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उन्होंने एनएस विश्वनाथन का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण मार्च में इस्तीफा दे दिया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश्वर राव को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह वर्तमान में आरबीआई के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय विभाग और वित्तीय बाजार संचालन विभाग देख रहे थे। उनके पास केंद्रीय बैंक के कामकाज के विभिन्न पहलुओं में काम करने का अनुभव है। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो, एम के जैन और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्रीय बैंक को 4 डिप्टी गवर्नर होने चाहिए। 2 रैंक के भीतर से एक वाणिज्यिक बैंकर और दूसरा अर्थशास्त्री मौद्रिक नीति विभाग का प्रमुख होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी यूनिवर्सिटीज़ में 8 उत्तर प्रदेश और 7 दिल्ली में हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी 2 फर्जी यूनिवर्सिटीज़ को पाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने अमेरिका की किस कवियत्री को इस वर्ष का साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, जैसा कि हम अभी वीडियो में पहले ये देख चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है लुईस ग्लूक। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने हाल ही में अमेरिका की कवियत्री लुईस ग्लूक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है, जबकि हाल ही में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। वर्ष 1968 में कवियत्री लुईस ग्लूक की पहली किताब फर्स्ट बॉर्न प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गईं। उनके कविताओं के 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2018 के स्तर से तुलना में 2019 में लगभग 6% की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई थी। उत्सर्जन में गिरावट के बावजूद भारत अभी भी मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। 2019 में भारत ने वैश्विक मानव जनित SO2 का लगभग 21% उत्सर्जित किया, जो कि दूसरे स्थान पर रहने वाली वैश्विक उत्सर्जक रूस से लगभग 2 गुना है। भारत में प्रमुख SO2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट थर्माप पावर प्लांट हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली, तमिलनाडु में नेवेली और चेन्नई, उड़ीसा में तलचर और झारसगुड़ा, छत्तीसगढ़ में कोरबा, गुजरात में कच्छ, तेलंगाना में रामागुंडम, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और कोडानी में स्थित हैं। भारत के थर्मल पावर प्लांटों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन तकनीक की कमी है, जो कि सल्फर से निकलने वाले उत्सर्जन को साफ करने के लिए आवश्यक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने FGD इकाइयों को स्थापित करने के लिए 2022 तक की समय सीमा बढ़ा दी है, जो कोयला बिजली संयंत्रों से SO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। सल्फर उत्सर्जन पर डेटा एक उपग्रह आधारित उपकरण नासा ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट पर आधारित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है एमिटी विश्वविद्यालय। आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष 2018 में स्थापित एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति से बढ़ते महत्व को मान्यता देने के लिए की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है। मोदी जी ने संबोधन में कहा है कि भारत की स्थिति आज मजबूत है, कल और मजबूत होगी। हमने सरकारी संपत्ति और पेंशन कोष के लिए व्यवस्था उदार बनाई है। FDI व्यवस्था को काफ़ी उदार बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से MOC के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा, जिसमें साइबर स्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अन्य भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए 2 महिला वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए फ्रांस के विज्ञानी इमानुएल शारापेंतिये और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा दी गई है। इन दोनों महिला विज्ञानियों ने अहम टूल CRISPR-Cas9 को विकसित किया है।
इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।